आज पूरा देश गम में डूबा है। देश ने तेज तर्रार और ओजस्वी वक्ता को खो दिया है। भारतीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली सुषमा स्वराज दुनिया को अलविदा कह गई हैं। और पूरा देश इस वक्त गमजदा है क्योंकि वो एक तेज तर्रार नेता, एक कुशल वक्ता ही नहीं थी बल्कि एक बेहद सुलझी हुई इंसान भी थी। वो न सिर्फ अपनी पार्टी में सम्मानीय थी बल्कि विपक्ष के लोग भी उन्हें उतना ही चाहते थे, उनका उतना ही सम्मान करते थे। कल गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा कि जिस तरह से वो हमेशा उन्हें भाई कहकर संबोधित करती थी, कभी नाम ही नहीं लिया, और वो हमेशा उन्हें बहन कहकर संबोधित करते थे। कभी अपने विपक्षियों को अगर उन्हें जवाब भी देना होता था सदन के भीतर या बाहर, तो जिस तरह की मर्यादित भाषा का वो प्रयोग करती थी, ऐसे नेता आज के दौर में कम ही देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा देश जो है इस वक्त गमजदा है, क्योंकि बहुत से बच्चे, खासतौर से बहुत सी लड़कियां जब उनको सदन के भीतर भाषण देते हुए सुनती थी, उनको बोलते हुए देखती थी, तो उनकी जो सौम्यता है, जो ग्रेस है, जिस तरह से वो बात करती थी, बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े होकर कम से कम उस तरह का आचरण जो है वो उनके अंदर आए। अगर वो वक्ता बनना चाहते हैं तो सुषमा जी से प्रेरणा लें, और बहुत सारे लोगों ने ली भी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके घर पर अब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का जुटना शुरू हो गया है और हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि कल जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जो है वो पास हुआ था, तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इसी दिन को देखने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, और उसके घंटे भर बाद वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। ऐसा लग रहा है उस ट्वीट से दीपक जी कि उन्हें कुछ इल्म हो गया था, कुछ आभास हो गया था। जो शब्द थे उनके, वो शब्द देख के ऐसा लगता था कि शायद वो लोकसभा की उसी बहस के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, जो आभास होता है ना। और मुझे लगता है कि ये शब्द उनके, ये ट्वीट उनका शायद हमेशा याद किया जाएगा। और जब भी सुषमा स्वराज जी का जिक्र आएगा, उनकी अनटाइमली डेथ का जिक्र आएगा, क्योंकि 67 साल की उम्र थी, हम सब जानते हैं उनकी तबीयत काफी वक्त से नासाज चल रही थी, उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन इस तरह से वो छोड़ के चली जाएंगी, ऐसे हमें छोड़ के चली जाएंगी, इसकी उम्मीद शायद कभी किसी को नहीं। बिल्कुल। और जिस तरह से वहां पर अब आप देख रहे हैं दीपक जी, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को साथ साथ बता दें कि वहां पर अभी उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद 11 बजे ये बीजेपी मुख्यालय जो है वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, दूसरे डेलीगेशन हैं, उनके लिए पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। और उसके बाद 3 बजे आपको बता दें लोधी रोड क्रिमेशन ग्राउंड में उनका अंतिम संस्कार होना तय हुआ है, ये फिलहाल बताया जा रहा है। और जिस तरह से दीपक जी कह रहे हैं कि वो, और अभी देख रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो सुश्री मायावती जी वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। और जो बातें कर रही हैं वो उनके पति स्वराज कौशल हैं, जो मिजोरम के पूर्व गवर्नर हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, और सबसे कम उम्र के गवर्नर बने थे। सबसे कम उम्र के गवर्नर और सबसे कम उम्र के युवा एडवोकेट जनरल हैं। और पिनाज, आपको हरियाणा के बारे में पता होगा, महिलाओं के लिए हरियाणा में वैसे ही कई तरह के सोशल बाइंडिंग्स हैं, सोशल बैरियर्स हैं, उसको तोड़ते हुए सुषमा स्वराज जी ने 1975 में अपने पति से शादी की थी, प्रेम विवाह किया था। और पहले शुरुआती दिनों में उनको अपने परिवार को कन्विंस करने में दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद सुषमा स्वराज जी ने ये किया था। उनका जो मेडन नाम था वो सुषमा शर्मा था, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने अपने पति का नाम अपने नाम के साथ लगाया। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और उनका नाम अंततः पड़ा सुषमा स्वराज। और आप ये देख रहे हैं कि राष्ट्रपति अभी रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए, और परिवार के सदस्यों से, उनके पति से, उनकी बेटी बांसुरी जो कि खुद एडवोकेट हैं, और बांसुरी भी एक बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छी वक्ता है दीपक जी। और कई डिबेट कॉम्पिटिशन्स में निजी तौर पर भी आमना सामना मेरा उनके साथ हो चुका है। और मैं बहुत 6 साल की उम्र से पिनाज उनको जानता हूं। लोधी स्टेट के जब घर में वो 1990 में पहली बार राज्यसभा की सांसद चुनकर आई थी, स्पोक्स पर्सन बनी थी पार्टी का, तो रोज हमारा जाना होता था पार्टी की ब्रीफिंग्स के बाद, या उसके अलावा कोई बीच में ऐसा पॉलिटिकल इवेंट आ जाए। मैं बचपन से उनको खेलते हुए यहाँ तक बढ़ते हुए देखता रहा। और दीपक जी, सबसे खास बात यह है कि किसी को अगर ये नहीं पता है कि उनकी बेटी हैं, तो ना तो उनकी बेटी में ना उनके पति में किसी भी तरह से ये आचरण जो है आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि देखिए देश की इतनी मजबूत शख्सियत की ये बेटी या पति है। और बहुत दिनों बाद जो है सुषमा स्वराज अपने पति के साथ इतने मुखर तौर पर जो है सोशल मीडिया पर या फिर कैमरों के सामने नजर आने लगी। वो तस्वीर आपको भी याद होगी कि किस तरह से सुषमा स्वराज और
यहाँ पर उनके पति जो हैं वो वहां पर सदन के बाहर जो है मिल गए थे, आपस में टकरा गए थे और फिर उन्होंने ट्वीट किया, तो वहां से जो किस्सा है सोशल मीडिया पर दोनों का गुफ्तगू का वो शुरू हुआ था। और सुषमा जी ने जब 2019 के अंदर चुनाव, देखिए आप हेमा मालिनी को देख सकते हैं और ये तस्वीर उनकी बेटी की है जिनसे हेमा मालिनी बात कर रही है, उनके बगल में स्वराज कौशल जी, उनके पति जो देश के सबसे कम उम्र के युवा एडवोकेट जनरल और गवर्नर रहे, वो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आगे बात करेंगे पिनाज सुषमा जी के बारे में, कई सारी और बातें हैं जो मैं दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगी, मैं शेयर करना चाहूंगा, लेकिन अब देख लेते हैं उस मुद्दे पर उनका क्या कहना था जिसको लेकर कल देश के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है। धारा 370 का एजेंडा जो बीजेपी की राजनीति में बड़ा मुद्दा था, वो प्रण अब पूरा हो चुका है। उस ऐतिहासिक पल की गवाह सुषमा स्वराज भी बनी। आपको दिखाते हैं कि कैसे सुषमा संसद में धारा 370 के मुद्दे को उठाती रही हैं। और बिल्कुल, और आखिरी ट्वीट भी उनका इसी मुद्दे को लेकर था कि इसी दिन की मैं प्रतीक्षा कर रही थी। तो उनका ओजस्वी भाषण सुनिए जो उन्होंने सदन के भीतर 370 के मुद्दे को उठाते हुए दिया था, और उसके बाद कल का ट्वीट भी। और मेरे ख्याल से इससे आप समझ जाएंगे कि वो क्या महसूस कर रही होंगी जब 370 को हटाने का संकल्प लोकसभा के अंदर पास किया गया। देखिए खुद सुषमा स्वराज ने 370 के बारे में संसद में क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये वो आखिरी शब्द हैं जिसमें पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए धारा 370 हटाए जाने पर बधाई दी। सुषमा स्वराज ने ये ट्वीट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया था। सुषमा स्वराज को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। साल 1992 में ही उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटनी चाहिए। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। उन्होंने अपने इस सपने को पूरा होते देखा। हम सब एक हैं, क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में गोरक्षण के वंश और वर्धन की वकालत करते हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खात्मा बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। आखिरी सांस तक वो कश्मीर में एक निशान, एक विधान के लिए लड़ते रहे। तो बीजेपी बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने इस मुद्दे का परचम लहराया। आजादी के 7 दशक बाद जब सपना साकार हुआ तो सुषमा इतिहास की गवाह बनी और वही उनके आखिरी अल्फाज बन गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के राज्यसभा में पास होने के बाद सुषमा स्वराज ने एक और ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी बधाई दी थी। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया था।